हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है वीपीएस की ऑनलाइन क्लासों में। हमने हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है उसकी अम्लीय सामर्थ्य किस तरह से जो प्रतिस्थापी समूह होते हैं, प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ने पर और माइनस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज के वीडियो में हम थोड़े से जो एरोमेटिक कंपाउंड है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है एरोमेटिक, उनकी अम्लीय सामर्थ्य के बारे में पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिनॉल है और जो अल्कोहल है, उनकी अम्ल सामर्थ्य की तुलना करेंगे। तो इसमें देखिए कि जैसे मान लीजिए अपने पास में क्वेश्चन आया, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हमारे पास में है एक तो बेंजोइक एसिड, ठीक है, ऑप्शन ए। बी में है अपने पास में मेथिल कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये बेंजोइक एसिड। सी में अपन लिख रहे हैं एक इससे बड़ा माइनस आई प्लस आई प्रभाव वाला समूह जोड़ रहा हूँ यहाँ पर, CH2 CH3। डी में मैंने जोड़ दिया है आइसोप्रोपिल ग्रुप और ई में मैं जोड़ रहा हूँ टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये सब सेम है, नीचे वाली स्टेज पे देखिए मेथिल है, एथिल है, आइसोप्रोपिल ग्रुप जोड़ा और यहाँ पर टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप जोड़ा हुआ है। और ये सारे के सारे जो ग्रुप हैं वो प्लस आई प्रभाव वाले हैं, यानी जिनसे इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ऑक्सीजन के पास जाएंगे, और ऑक्सीजन के पास जाएंगे तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। और अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया तो जो मध्यवर्ती बनता है उसका स्थायित्व क्या होगा? घटेगा। साथ ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध की जो ध्रुवीयता है वो घट जाएगी। तो सबसे ज़्यादा प्लस आई प्रभाव कौन सा दर्शाता है? टर्सरी ब्यूटिल, उससे कम आइसोप्रोपिल, फिर एथिल, फिर मेथिल। तो यहाँ पर देखिए कि जो ये बेंजोइक एसिड है इसमें मैंने कोई भी प्रतिस्थापी समूह नहीं जोड़ा है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो अप्रभावित है। इन सब में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है और सबसे ज़्यादा किस में बढ़ा? ई में। तो हमें एक कॉन्सेप्ट भी याद रखना है कि जो अम्लीय सामर्थ्य होती है, अम्लीय सामर्थ्य जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है प्लस आई प्रभाव वाले समूहों के। तो देखिए सबसे ज़्यादा प्लस आई प्रभाव वाला समूह वहाँ पर है, जितना ज़्यादा बड़ा अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही ज़्यादा कम। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा हो गया? ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी और फिर ई। इसी प्रकार जैसे एक और क्वेश्चन करने अपन कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, जैसे मैंने लिखा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ऑप्शन बी, ये हो गया साइनो, ठीक है। और सी में मैंने ले लिया है फ्लोरो और डी में लेते हैं जैसे केवल बेंजोइक एसिड। यहाँ पर देखिए जो मैंने ग्रुप जोड़े हैं प्रतिस्थापी समूह वो सारे के सारे माइनस आई प्रभाव वाले हैं, और जो माइनस आई प्रभाव वाला होगा वो इससे उल्टा होगा, यानी समानुपाती होगा। माइनस आई प्रभाव वाला समूह है, जितना ज़्यादा बड़ा तो अम्ल सामर्थ्य उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। और मैंने पिछले वीडियो में आपको क्रम बताया था कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है उसका माइनस आई प्रभाव जो है वो साइनाइड और फ्लोराइड से ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा यह रखता है नाइट्रो समूह में माइनस आई प्रभाव, और माइनस आई प्रभाव वाले के कारण ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा? कम होगा। यहाँ भी कम होगा लेकिन इसकी तुलना में कम, यहाँ भी होगा इसकी तुलना में कम, और वहाँ पे होगा ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ पे कम हुआ? यहाँ पर। और इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है तो अम्लीय सामर्थ्य क्या होती है? बढ़ती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा हो गया? ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास में है बेंजोइक एसिड ऑप्शन ए, फिर आ गया फार्मिक एसिड और फिर आ गया सी एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर देखिए कि जो ये मेरे फेनिल ग्रुप होता है इसका कैसा प्रभाव होता है? माइनस आई प्रभाव होता है। और यहाँ पर देखें ये मेथिल समूह है, इसका होता है प्लस आई प्रभाव। हाइड्रोजन का न तो प्लस होता है न माइनस होता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम किसके कारण किस में होगा? बेंजोइक एसिड में, क्योंकि यहाँ पर फेनिल समूह का कैसा प्रभाव है? माइनस आई प्रभाव है। तो सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल कौन सा हो गया? ये माइनस आई प्रभाव, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा
फार्मिक एसिड के बाद में होगा बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड के बाद में कौन सा होगा, एसिटिक एसिड। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि बेंजोइक एसिड से प्रबल अम्ल होता है फार्मिक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड और फिर एसिटिक एसिड। अब हम बात करते हैं, तुलना करते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है और फिनोल है, एल्कोहल है, इनकी अम्ल सामर्थ्य की तुलना करते हैं। तो तुलना में देखिए कि सबसे पहले आपको संयुग्मित क्षार बना के देखना होता है कि मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा फिनोल, और ये है एल्कोहल। सबका आयनन कर डालो, तो आयनन करते हैं यहाँ पर, तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस कार्बोक्सिलेट आयन प्लस H प्लस आयन। यहाँ पर अगर मैं आयनन करता हूँ तो क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन प्लस H प्लस आयन, और अगर मैं यहाँ पर आयनन करता हूँ तो यहाँ पर बनेगा एल्कोक्साइड आयन और H प्लस आयन। यानी सभी के विलयन में H प्लस आयन है, लेकिन यहाँ पर प्रबल अम्ल कौन सा होगा, जिसके विलयन में जितने ज़्यादा H प्लस आयन होंगे, जिसका जितना ज़्यादा Ka होगा जितना उतना ही कम pKa होगा, और जिसका संयुग्मित क्षार जितना ज़्यादा स्थायी होगा वो उतना ही ज़्यादा प्रबल अम्ल होता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो एल्कोक्साइड आयन है इसमें अनुनाद नहीं है, और अनुनाद नहीं है तो यहाँ पर इसका स्थायित्व कम है, तो स्थायित्व कम है तो ये अपने विलयन से H प्लस आयनों को वापस बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, और अगर विलयन में वापस बुलाता है तो वापस एल्कोहल बना देता है। यानी एल्कोहल के विलयन में अगर फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना की जाए तो न्यूनतम H प्लस आयन होते हैं, तो एल्कोहल जो होते हैं वो न्यूनतम अम्लीय होंगे, किसकी तुलना में, फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब बात कर लेते हैं अपन फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्लों में। अब देखिए यहाँ पर मैं H प्लस आयनों को हटा रहा हूँ। देखिए कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है, अगर हम इसकी अनुनादी संरचनाओं को देखें तो मैं इसकी अनुनादी संरचना बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो अगली अनुनादी संरचना क्या बन गई भाई, ये ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन आने पर कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज है भैया, नेगेटिव। अगली अनुनादी संरचना देखिए कि यहाँ पर अनुनाद की स्थिति बनी हुई है। स्थिति क्यों बनी हुई है, देखिए संयुग्मी स्थिति पर पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आएंगे तो अगली अनुनादी संरचना क्या बनेगी, ये तो नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन। कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाओं में देखिए जो ऑक्सीजन उच्च विद्युत ऋणी परमाणु होता है उस पर बार बार में नेगेटिव चार्ज ही आ रहा है। अब हम बात करते हैं फिनोक्साइड आयन की, और फिनोक्साइड आयन की अगर मैं अनुनादी संरचना बनाऊँ तो देखिए भाई इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन, और ये जो नेगेटिव वाला है अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये यहाँ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अनुनाद की स्थिति बनी हुई है। नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन किधर चलता है, बहुबंध की ओर, बहुबंध की ओर चलता है और संयुग्मी स्थिति है। तो अगली अनुनादी संरचना क्या बननी है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं आया तो यहाँ पर कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन। अभी भी देखिए अनुनाद की संयुग्मी स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कौन से, ये वाले अंदर वाले यहाँ आएंगे, तो अगली अनुनादी संरचना क्या बननी है, इस पर कैसा चार्ज, नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले से है, ये ऑक्सीजन। अगली अनुनादी संरचना क्या बनेगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये कहाँ जाएगा, इस पर, तो देखिए यहाँ पर बॉन्ड पहले से, ये यहाँ आ गया और इस पर नेगेटिव, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन। अगली अनुनादी संरचना देखिए, अब देखें यहाँ पर एक स्थायित्व का नियम है कि किसी कंपाउंड की जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं होती हैं वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्थायी होता है। तो हमारा जो कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड से जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है इसकी 3 अनुनादी संरचना है, जबकि फिनोल से जो फिनोक्साइड आयन बना है उसकी कितनी अनुनादी संरचनाएं हो गई, देखिए 1 2 3 4 5 हो गई हैं। यानी कि फिनोक्साइड आयन कार्बोक्सिलेट आयन से ज़्यादा स्थायी होना चाहिए क्योंकि इसकी अनुनादी संरचनाएं 5 है। फिर भी कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो अधिक अम्लीय है, यानी कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा स्थायी है किसकी तुलना में, फिनोक्साइड आयन की तुलना में। ऐसा क्यों, कम अनुनादी संरचना होते हुए भी कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा स्थायी है, जबकि फिनोक्साइड आयन जो है उसकी अनुनादी संरचना अधिक है फिर भी कम स्थायी है। उसका कारण क्या है कि अनुनाद का एक नियम है। क्या नियम है कि उच्च विद्युत ऋणी परमाणु जो होता है उसको चाहिए नेगेटिव चार्ज, और जो कम विद्युत ऋणी परमाणु होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको चाहिए पॉजिटिव चार्ज। अब बात समझ में आ गई हो तो देखिए
कि यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन में देखिए कार्बन की विद्युत ऋणता कम है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या है, अधिक है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था वो विलुप्त हो गया है, जबकि कार्बन जो है जिसकी विद्युत ऋणता कम है उस पर कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव, यानी उल्टा हो रहा है। कम विद्युत ऋणी परमाणु पर तो आ गया है नेगेटिव चार्ज और उच्च विद्युत ऋणी परमाणु का नेगेटिव चार्ज विलुप्त हो गया है। इस स्थिति के अंदर जो अनुनादी संरचनाएं बनती हैं वो बहुत ही कम तुल्यकालिक होती हैं। तो अधिक तुल्यकालिक किसकी होंगी, कार्बोक्सिलेट आयन की। इसकी 3 अनुनादी संरचनाओं में अनुनाद की शर्त पूरी होने के कारण कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसकी 3 अनुनादी संरचनाएं अधिक स्थायी हैं। किसकी तुलना में, फिनोक्साइड आयन की तुलना में। और जिसका मध्यवर्ती जितना ज़्यादा स्थायी होता है उसके संगत अम्ल या क्रियाकारक उतना ही ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो कौन से कंपाउंड के विलयन में हमें H+ आयन ज़्यादा मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक आयन के, और उससे कम किससे मिलेंगे, फिनोक्साइड आयन में। तो अगर इन तीनों की अम्लीय सामर्थ्य की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अम्लीय सामर्थ्य किसका होगा, कार्बोक्सिलिक अम्लों का। सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हैं वो अम्ल सामर्थ्य दर्शाएंगे, उससे कम फिनोल और उससे कम कौन सा, एल्कोहल। एल्कोहल यौगिकों की अम्ल सामर्थ्य न्यूनतम होगी क्योंकि इनके मध्यवर्ती में कोई अनुनाद नहीं है, कोई स्थायित्व नहीं है। फिनोक्साइड आयन बना फिनोल से, अनुनादी संरचना भी ज़्यादा है लेकिन इनकी अनुनादी संरचनाएं बहुत कम तुल्यकालिक हैं। जबकि कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है इनका जो मध्यवर्ती बना कार्बोक्सिलेट आयन उनकी अनुनादी संरचना कम है लेकिन अधिक तुल्यकालिक होने के कारण इनका मध्यवर्ती ज़्यादा स्थायी, और जिसका मध्यवर्ती जितना ज़्यादा स्थायी उसके संगत क्रियाकारक उतना ही ज़्यादा क्रियाशील होता है। और ये अपना लेसन पूरा हो गया है। अब अगला लेसन पढ़ेंगे हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।